नमस्कार दोस्तों। सीटेट 2022-23 की ऑनलाइन परीक्षा में पहले शिफ्ट यानी 28 दिसंबर 2022 के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 15 अंक का आपका पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ करके उसी के आधार पर जवाब देना होता है। तो उसमें कुछ करने के लिए नहीं है। बाकी का जो 15 क्वेश्चन होता है पेडागोजी का सेक्शन, वही महत्वपूर्ण है और उसी से आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो आपको ये पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पेडागोजी की ही बात करेंगे, जो कि 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया था। और अब आप देखेंगे कि पेपर का लेवल साल दर साल कितना ऊपर जाता जा रहा है। इस पेपर को सॉल्व करते समय आपको खुद महसूस होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य पुस्तक में आई व्याकरण और शब्द संपदा यानी कि वोकैबुलरी की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों की अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? देखिए, बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, ठीक है। बच्चे को टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी सिखाया जा रहा है और अंग्रेजी सिखाने के लिए ये बच्चे को क्या किया जा रहा है? अनुवाद करके उसकी हेल्प की जा रही है। तो आपने एक विधि पढ़ी होगी, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या होता था कि बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज सिखाना है, जो अंग्रेजी सिखाना है या फिर कोई भी टारगेट लैंग्वेज हो सकता है, तो बच्चे को जो भी टारगेट लैंग्वेज सिखाना है उसके कठिन शब्दों को, देखिए यहाँ पर शब्द संपदा की बात की गई है, कठिन शब्दों को बच्चे की मदर टंग में ट्रांसलेट कर दिया जाता है ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ पाए। यानी कि ये क्या उदाहरण है? ये है व्याकरण अनुवाद विधि यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? तो क्यूमिन्स वाला प्रश्न आपको पहली बार सीटेट की परीक्षा में देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ नए नए प्रश्न आ रहे हैं जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व कर लेना है परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले। देखिए, क्यूमिन्स ने ही सबसे पहले BICS का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो भाषा का प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, अनौपचारिक भाषा जिसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने माता पिता से जब बातचीत करते हैं, आप अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से, अपने समाज के लोगों से जो बातचीत करते हैं, वो होता है BICS यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। चलिए, अब इसी को आपको ध्यान में रखना है कि क्यूमिनिस्ट ने जो सामाजिक भाषा कहा है। अब सामाजिक भाषा क्या होती है? सामाजिक भाषा यानी कि जो हमारे समाज के समुदाय के लोग हैं, यानी हमारे माता पिता, हमारे दोस्त। अब समुदाय में जब आप बात करते हैं तो बहुत औपचारिक रूप से बात नहीं करते हैं। आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो क्या आप औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा का बात करते हैं, जिसे सामाजिक भाषा का नाम किसने दिया था? क्यूमिन्स ने दिया था। तो हमें सिर्फ BICS किसमें है ये सर्च करना है। ध्यान से समझिएगा, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है BICS और दूसरा होता है CALP। CALP का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपके किताबों की जो भाषा होती है, आपके किताब की जो भाषा होती है, वो आपके आम बोलचाल की भाषा से अलग होती है। वो बहुत ज़्यादा औपचारिक लैंग्वेज होता है, किताब में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग CALP बोलते हैं, यानी कि कॉग्निटिव एडवांस्ड या फिर एकेडमिक, भी कई जगह पर इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एडवांस या फिर एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जो किताबों की भाषा है, यानी सीधे तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भाषा औपचारिक होगी वो CALP होगा और जो अनौपचारिक होगी वो BICS होगा। क्यूमिनिन्स ने जो सामाजिक भाषा की बात की थी, समाज में हमारे दोस्त, परिवार के सदस्य, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? BICS यूज करेंगे, यानी कि जो अनौपचारिक भाषा होगी। तो चारों विकल्पों में देखिए कौन सा अनौपचारिक भाषा है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, समाचार वाचन कक्ष की भाषा, यानी कि जो न्यूज एजेंसीज का जो स्टूडियो होता है वहां की भाषा की बात की जा रही है। तो वहां पर तो औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा ना। वहां पर आप तू तड़ाक करके जिस प्रकार से आप अपने दोस्तों के बीच बात करते हैं, क्या आप न्यूज एजेंसी में रिपोर्टर इस प्रकार से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ की भाषा औपचारिक होती है, यानी CALP का ये उदाहरण है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाषा प्रयोगशाला, यानी कि जो लैब होती है, लैंग्वेज लैब होती है, जिसमें आप औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये भी CALP का उदाहरण है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है कक्षा कक्ष की भाषा। देखिए, आप अपनी कक्षा में
जो बातचीत करते हैं वो भाषा CALP होती है, औपचारिक होती है। आप अपने कक्षा में, विद्यालय में अपने दोस्तों के बीच जिस तरीके से बात करते हैं वो तूड़ तड़ा करके आप भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं विद्यालय में। तो ये भी CALP का उदाहरण है, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए खेल के मैदान की भाषा। अब खेल के मैदान में जाहिर सी बात है आपके दोस्त होंगे, आप अपने दोस्तों में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि BICS का ये उदाहरण है, BICS का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि, तो सबसे पहले जानते हैं स्वनिम क्या होता है। तो किसी भी भाषा की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे स्वनिम बोलते हैं, यानी सीधे तौर पर आप ध्वनि समझ लीजिए, वर्ण समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक भाषा में बोल रहा हूं कि मेरा नाम नीरज है, तो ये एक पूरी भाषा हो गई। अब इस भाषा को आप छोटे भागों में तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कि मेरा एक अलग शब्द हो गया, नाम एक अलग शब्द हो गया, नीरज एक अलग शब्द हो गया, है एक अलग शब्द हो गया। अब शब्दों में जब आप तोड़ेंगे तो यहां पर वर्ण आएगा, यानी कि जैसे देखिए मेरा नाम, मैं यहां पर नाम बोल रहा हूं, तो ये यहां पर कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं? पहले तो न मिला हुआ है, प्लस आ की मात्रा मिली हुई है, प्लस म मिला हुआ है। तो यहां पर जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है इसी को स्वनिम बोलते हैं, या फिर ध्वनि बोलते हैं, या फिर वर्ण बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, कहा यह जा रहा है कि स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि, यानी कि जब आप ध्वनियों के बारे में जागरूक बनते हैं तो यह किस बात की समझ है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि भाषा की ध्वनियां पहचानी नहीं जा सकती। मैंने आपको बताया, मैं एक भाषा बोला कि मेरा नाम नीरज है, तो क्या आप इसकी ध्वनियों को नहीं पहचान पा रहे हैं? बिल्कुल पहचान पा रहे हैं कि मैंने जब शब्द बोला मेरा, तो इसमें कौन कौन सी ध्वनियां मिली हुई हैं? म, फिर ए की मात्रा, फिर र, उसके बाद से आ की मात्रा, ठीक है। ये मिलकर के मेरा बना हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार से नाम में भी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जब हम लोग भाषा की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं तो उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नहीं पहचानी जा सकती, तो ये तो पहले ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है। कोई भी एक ऐसा विकल्प जिसमें रटने की बात करें, याद करने की बात करें, वो हमेशा निगेटिव होगा। प्रश्न अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो ऐसे शब्द वाले विकल्प कभी भी हमारा उत्तर नहीं हो सकते। पहला विकल्प देखिए, भाषा में स्वनिम होते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई ना, कि भाषा जब बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें वर्ण आएंगे ही आएंगे। फोनिम, इसी को स्वनिम को इंग्लिश में फोनिंग बोलते हैं, तो फोनिम आएंगे ही आएंगे, ध्वनि आएगी ही आएगी। तो ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। यहां पर हमें यह बोला गया है कि स्वनिम जागरूकता जो है उसके बारे में हमें बताना है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत संकुचित है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, मैं स्टार लगा रहा हूं। दूसरा देखिए, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बोला कि मेरा नाम नीरज है, तो मेरा शब्द जो है उसकी ध्वनियों को आप इस प्रकार से पहचान पा रहे हैं। पृथक किया जा सकता है। देखिए ध्वनियों को मैंने अलग अलग कर दिया, म, ए की मात्रा, र, आ की मात्रा अलग अलग कर दिया, यानी पृथक कर दिया। स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। एक शब्द मैं लिख रहा हूं कलम, कलम लिख रहा हूं। अब अगर देखिए कलम किन किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है? क, ल और म। अब देखिए म को अगर मैं यहां कर दूं और ल को यहां कर दूं तो क्या बन जाएगा? आप कहेंगे कमल बन जाएगा। तो यही है कि कलम के अलग अलग वर्णों को हम लोग पृथक कर सकते हैं और अलग अलग वर्णों को फिर से व्यवस्थित करके स्थिति के अनुसार ढाल करके इसको हम लोग नए शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि विकल्प नंबर 2 में कहा जा रहा है। इसलिए विकल्प नंबर 2 सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में पहले से इंक्लूडेड है, क्योंकि भाषा में स्वनिम होते ही होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 अब संकुचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर ब्रॉड सेंस में, और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? जैसे कि मान लीजिए एक शब्द मैंने लिखा कलम, तो रेखा जो कि शिक्षिका हैं वो क्या कर रही हैं? आरंभ और मध्य और अंत के ध्वनियों को अलग अलग करके पहचानने में मदद कर रही हैं। तो आरंभ का ध्वनि क्या है? क है, मध्य का ध्वनि क्या है? ल है, और अंत का ध्वनि क्या है? म है। तो यही कहा जा रहा है कि अलग अलग पृथक करके पहचानने में मदद कर रही हैं। इस तरीके से वह बच्चों के किस पहलू को मजबूत करने में हेल्प कर रही हैं? तो ये ध्वन्यात्मक जागरूकता फैलाने में मदद कर रही हैं। ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनियों के बारे में बच्चों की जागरूकता को बढ़ा रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। देखिए ध्वनि, वर्ण, अल्फाबेट, ये सब कुछ एक तरीके से पर्यायवाची के तौर पर आप लीजिएगा, स्वनिम, ये सब कुछ एक ही तौर पर लीजिएगा, ठीक है। सभी एक ही चीज होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मकता
उसके विद्यार्थियों को किस तरीके से मदद करेगी। ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक चैप्टर पढ़ाने के दौरान जो समीना मैडम है वो क्या करती हैं, बच्चों को उस पाठ्य पुस्तक उस पठन सामग्री से रिलेटेड बहुत सारे चित्र और दृश्यों को दिखाती हैं। तो इस प्रकार से चित्रों को दिखाने का क्या उद्देश्य है, इससे विद्यार्थियों को कैसे मदद मिलेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, अपने पठन सामग्री गृह कार्य की अच्छी तरह से योजना बनाने में। तो यहां पर होमवर्क देने की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां पर क्लास वर्क ही कराया जा रहा है और क्लास वर्क के दौरान ही उनको चित्रों और दृश्यों को दिखाया जा रहा है जो कि टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर होमवर्क की बात ही नहीं की जा रही है, ये विकल्प पहले से ही निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, पाठ्य सामग्री से जुड़ी फिल्म को बेहतर तरीके से समझने में। तो यहां पर कोई पिक्चर नहीं चल रहा है, कोई एक तरीके से मूवी नहीं चल रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला विकल्प देखिए, जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उसे समझने में। अब देखिए, बच्चे कक्षा में हो सकता है कि उनको कुछ अलग चीज पर पढ़ाया जा रहा हो और बच्चे कुछ अलग चीज विचार कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में कोई एक कविता पढ़ाया जा रहा है, कक्षा में कोई एक कहानी पढ़ाया जा रहा है और बच्चे अपने मन में विचार कर रहे हैं कि आज मम्मी ने टिफिन में क्या दिया होगा, पनीर की सब्जी रहेगी तो मजा ही आ जाएगा खाने में। तो बच्चे का जो विचार है वो अलग हो सकता है और कक्षा में जो पठन कार्य चल रहा है वो अलग हो सकता है। इसलिए यहां पर चित्रों और दृश्यों को दिखाने का मतलब है कि उसके विचार बिंदु यानी कि जो बच्चा सोच रहा है उसे समझने में ये हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है हो सकता है कि वो चीज़ अलग हो और बच्चा जो विचार कर रहा हो सकता है अलग हो। इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमें जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड तो चित्र दिखाए जा रहे हैं, यानी कि पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उसका चित्र बनाने में यह मदद करेगी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उस पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो निर्देशित पठन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग गाइडेंस रीडिंग बोलते हैं, गाइडेड रीडिंग बोलते हैं। यानी कि बच्चे जो कुछ भी पठन कर रहे हैं उसमें टीचर के द्वारा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से समझने के क्रम में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमसे यही बोला जा रहा है कि जो निर्देशित पठन होता है विद्यार्थियों की उन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया को बेहतर अधिकार प्राप्त करने में यानी बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है जो है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि डिकोड करने में और पठन करने में मदद करती है। डिकोड करने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर आप इस वाक्य को देख रहे हैं और इस वाक्य को देख करके अगर आप इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं यानी कि इस लिखे हुए वाक्य को समझ पा रहे हैं, सीधे सा मतलब ये हो गया, तो इसे कहते हैं डिकोड करना। ठीक है, इसे कहते हैं डिकोड करना, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को आप अगर उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं तो इसे ही कहते हैं डिकोड करना। तो यहां पर डिकोड करना तक तो ठीक था, क्योंकि जो वाक्य बच्चा पढ़ेगा उसको अपनी भाषा में डिकोड करेगा तभी उसको समझ पाएगा। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि पठन करने में मदद करती है। तो यहां पर सिर्फ पठन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पठन तो बच्चा स्वयं से कर सकता है, लेकिन निर्देशित पठन में बच्चे को चीजें और ज्यादा समझाई जाती हैं टीचर के द्वारा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता होगा पढ़ने के दौरान। तो यहां पर पठन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पठन तो बच्चा स्वयं से कर लेगा। पठन के साथ साथ अर्थ ग्रहण करने, अर्थ निर्माण करने में मदद करेगी, वो वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि निर्देशित पठन का मतलब कि शिक्षिका उसको हेल्प कर रही है उसका अर्थ समझने में। ठीक है, केवल पठन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तीसरा देखिए, डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती है। यहां पर इमेजिनेशन की बात ही नहीं होगी, क्योंकि पठन करने का मतलब होता है कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। निर्देशित पठन का मतलब कि जो कुछ भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको पढ़ करके बच्चे उसके बारे में अपनी एक समझ विकसित कर पाए, एक अर्थ निर्माण कर पाए। ठीक है, तो कल्पना यहां पर निगेटिव हो जाएगा। तीसरा देखिए, डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करेगी। डिकोड करने का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि पैराग्राफ कोई लाइन लिखी गई है तो बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, और कूटबद्ध करने का मतलब कि फिर से उसको कोड में परिवर्तित करना। यानी कि मान लीजिए हिंदी में ये वाक्य लिखा गया है तो बच्चे उसको समझ ले रहे हैं तो इसको डिकोड करना कह देंगे, और कूटबद्ध करना यानी कि फिर से उसको कोड में परिवर्तित करना, यानी कि अब उस हिंदी लिखे गए वाक्य को अंग्रेजी या फिर किसी अन्य भाषा में कोडित करना, इसे बोलते हैं कूटबद्ध करना। ठीक है, तो यहां पर निर्देशित पठन का मतलब क्या होता है कि बच्चे उसका अर्थ समझ पाए, ना कि दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करें।
ट्रांसलेट करें, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एज ए टीचर जब मैं कुछ बच्चों को निर्देशित पठन कराऊंगा तो मेरा उद्देश्य एज ए टीचर क्या होगा कि मैं बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता पाऊं जो कुछ भी उस पैराग्राफ में या फिर उस लेख में लिखा गया है। इसी को तो बोलते हैं अर्थ निर्माण, यानी बच्चे अपने समझ को विकसित कर पाएंगे निर्देशित पठन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी अपने किस कौशल का आकलन कर रही है? ध्यान से समझिएगा। रोजी जो कि एक शिक्षिका हैं, वो क्या करती हैं कि बच्चों को एक कहानी सुनाती है और कहानी सुनाने के बाद से जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उससे जुड़ी कुछ फ्लैश कार्ड दिखाया जाता है और उनको क्रम से लगाने के लिए बोला जाता है। अब बच्चा क्रम से कब लगा पाएगा? जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं और कहानी में कई कैरेक्टर्स होंगे और कई क्रम में घटनाएं घटित हुई होंगी। अब उन घटनाओं का मैं आपको एक फ्लैश कार्ड दिखा रहा हूं और बोल रहा हूं कि इसको आप क्रम से लगाइए, तो क्रम से आप तभी लगा पाएंगे जब आपने कहानी को समझा होगा, यानी कि श्रवण कौशल पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि बच्चे जब कहानी सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो तभी तो उसको फिर से क्रम से लगा पाएंगे। और सुनने का मतलब क्या हो गया कि श्रवण कौशल पर फोकस किया जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि रोजी उनके किस कौशल के आकलन का परीक्षण कर रही है, किस कौशल का आकलन कर रही है? तो श्रवण कौशल का आकलन कर रही है, क्योंकि बच्चे उस फ्लैश कार्ड को क्रम से तभी लगा पाएंगे जब वो कहानी को सुने रहेंगे कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई थी, यानी कि श्रवण कौशल उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, साधना परीक्षा प्रश्नों की कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न की काठिन्य स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आप पहले कभी भी सीटेट की परीक्षाओं में नहीं देखे होंगे, तो अब आप समझ रहे होंगे कि लेवल धीरे धीरे कितना ऊपर जाने लगा है सीटेट की परीक्षा का। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि रटी रटाई चीज़ें अब नहीं आती हैं आपको। आप किस प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से जो आपने बीएड बीटीसी के दौरान पढ़ा है उसका प्रयोग करते हुए आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। इसी की जांच सीबीएसई बोर्ड करता है। ठीक है, चलिए, हमसे क्या बोला गया कि साधना जो कि एक शिक्षिका है, वो ये जानती है कि परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है, यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न है वो उसका स्तर टीचर समझ रही है। तो टीचर से इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान से समझिए, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, यानी कि जो परीक्षा के प्रश्न के कठिनाई का स्तर होगा वो बालक के स्तर का होना चाहिए। टीचर तो यहां पर प्राइमरी में भी अगर पढ़ा रहा है तो वो ग्रेजुएट होगा, उसके बाद से बीएड बीटीसी किया होगा, सीटेट क्वालिफाई होगा, तो यानी जो टीचर का स्तर है वो तो बहुत ऊपर है ना बच्चे से। तो बच्चे का मानसिक स्तर के हिसाब से प्रश्न होना चाहिए, ना कि टीचर के स्तर का। और ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। साधना टीचर है और वो प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। आगे पढ़िए, एक प्रश्न के काठिन्य स्तर का मूल्य 90 है, यानी कि एक प्रश्न जो कि जिसका डिफिकल्टी लेवल 90 बताया जा रहा है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि साधना को इस प्रश्न को क्या करना चाहिए। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि बच्चे के लिए ये जो प्रश्न है वो उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा अथवा नहीं होगा। तो ये काठिन्य स्तर 90 जो बताया जा रहा है वो टीचर समझ पा रही है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। इस हिसाब से ये प्रश्न बच्चों के स्तर का नहीं माना जाएगा और इसलिए इस प्रश्न को उस पेपर में नहीं देना चाहिए टीचर को। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा कहा जा रहा है कि यह प्रश्न परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है, तो यह विकल्प गलत हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है। यहां पर देखिए, हमें यह कहा जा रहा है कि साधना को इस प्रश्न को लेकर के क्या करना चाहिए, यानी कि आप उत्तर इस प्रकार से देंगे, या तो परीक्षा में प्रश्न को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि प्रश्न कठिन है या फिर आसान है, क्योंकि प्रश्न जिस लहजे में पूछा गया है उत्तर भी उसी लहजे में देना होता है। तो देखिए, तीसरे विकल्प में कहा जा रहा है कि यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है, तो ये हम कठिन या फिर आसान की बात करेंगे ही नहीं। हमें यह डिसीजन लेना है कि इस प्रश्न को पेपर में रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए। तो यह भी हमारा गलत हो गया। पहला देखिए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, तो यह भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साधना का जो लेवल है वो बच्चों के लेवल से ऊपर है और साधना इस प्रश्न की कठिनाई के स्तर को अगर समझ रही है तो वो बच्चों के लेवल से काफी ऊपर होगा और इसलिए बच्चों के लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए इस प्रश्न को बच्चों के पेपर में नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। आज से पहले सीटेट की परीक्षा में BICS और CALP से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन यह कभी नहीं पूछा था कि यह अवधारणा किसने दिया है।
ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार से प्रश्नों का प्रारूप धीरे धीरे बदलने लगा है। तो ये दिया है जिम क्यूमिनिस ने। अभी मैंने इसके पहले वाले भी प्रश्न में दिखाया था, जिम क्यूमिनिस से आपको प्रश्न पूछा गया था, तो वहां पर BICS का कॉन्सेप्ट यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को प्रयोग करने का जो कौशल होता है उसी को बोलते हैं BICS। ठीक है, यानी कि जो अनौपचारिक भाषा को यूज करने का हमारे अंदर कौशल है उसी को BICS बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट जिम क्यूमिनिस ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुरमीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? सामाजिक कौशल क्या होता है? मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य समाज में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके ही अपने जीवन को व्यतीत कर पाएगा, अलग उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी प्रकार से सामाजिक भाषा की बात की जाती है तो समाज में हमारे विद्यालय भी आते हैं, समाज में हमारे परिवार के सदस्य भी आते हैं, समाज में समुदाय के अन्य सदस्य भी आते हैं, और समाज में औपचारिक तरीके से जो ऑफिसेज होते हैं, कार्यालय होते हैं, वो भी आते हैं, और ऑफिस में कार्यालय में काम करने वाले लोग भी आते हैं। तो देखिए सामाजिक भाषा में आपका BICS और CALP दोनों आएगा। ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको BICS बताया था सामाजिक भाषा का मतलब। देखिए वो डिपेंड करेगा कि वो है कहाँ। जैसे खेल के मैदान में है तो सामाजिक भाषा, खेल के मैदान में बच्चे अपने दोस्तों से अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं तो वहां पर BICS होगा। लेकिन समाज में ही विद्यालय भी है तो विद्यालय भी तो समाज का ही पार्ट है, यानी विद्यालय में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होता है? वो औपचारिक भाषा होता है, यानी CALP होता है। तो सामाजिक भाषा में आपका दोनों आता है, BICS और CALP। देखिए दोनों भाषा को यूज करने का कौशल ही है। ये अनौपचारिक भाषा को यूज करने का कौशल है, ये औपचारिक भाषा को यूज करने का कौशल है। तो सामाजिक भाषा में दोनों भाषा आएगी, ये कंफ्यूज मत होइएगा। वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आपको तय करना है कि वो कौन सी परिस्थिति है, अनौपचारिक भाषा वाली या फिर औपचारिक भाषा वाली। तो हमसे ये बोला गया कि सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है तो कौन सा उपयुक्त होगा? तो यहां पर देखिए पहला दिया गया है ड्रामा, दूसरा दिया गया खेल, तीसरा दिया गया रोल प्ले और चौथा दिया गया वाद विवाद। तो यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो होगा वो होगा रोल प्ले। क्यों रोल प्ले होगा? रोल प्ले इसलिए होगा क्योंकि नाटक में क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबका जो एक तरीके से जो वाचन है, यानी एक तरीके से जो डायलॉग है वो अगले बंदे पर निर्भर कर रहा है। अब सामाजिक कौशल मैंने आपको क्या बताया कि समाज में मानव जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे का सहयोग करके ही आगे बढ़ सकता है, और रोल प्ले में भी यही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि खेल में भी तो इस प्रकार का होगा कि मान लीजिए 2 प्लेयर हैं तो पहले के रिस्पॉन्स पर दूसरे का एक्टिविटी निर्भर करेगा। बिल्कुल होता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि खेल में जो होता है वो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, और सामाजिक कौशल एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की बात करता है, ना कि प्रतिस्पर्धा की। इसलिए खेल यहां पर अब गलत हो जाएगा, ड्रामा भी नहीं होगा और वाद विवाद भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रोल प्ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण का मतलब यहां पर निगेटिव मत लीजिएगा, यहां पर क्रिटिकल पीरियड के तौर पर लीजिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है भाषा सीखने के संदर्भ में। ठीक है, तो यह कथन क्या है, ध्यान से समझिएगा। भाषा के बारे में हमसे पूछा गया, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? पठन बोलते हैं। और पठन 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। मौन वाचन की बात की गई है, यानी कि आप मौन रहते हुए चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों में भाषा का विकास करने के संदर्भ में, क्योंकि जब बच्चा बोल करके किसी चीज़ को पढ़ रहा होता है तो उसकी गति प्रभावित होती है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपके होठ जो आपके होठ हैं वो उतना एक तरीके से समन्वय नहीं स्थापित कर पाते हैं, और अगर आप केवल मन में पढ़ रहे हैं तो उस समय आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है मौन अवधि में जो एक तरीके से महत्वपूर्ण है, यह कथन कैसा है? तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि भाषा अधिगम में मौन अवधि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी BICS और संरचनात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी CALP के बारे में क्या सही है? तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों भाषा को इस्तेमाल करने का कौशल ही है। BICS जो होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये अनौपचारिक भाषा को इस्तेमाल करने का कौशल है। और जो CALP होता है ये क्या होता है? ये औपचारिक भाषा को इस्तेमाल करने का कौशल होता है, औपचारिक भाषा का।
ठीक है। तो दोनों कौशल ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक औपचारिक भाषा को इस्तेमाल करने का कौशल है और दूसरा अनौपचारिक भाषा को इस्तेमाल करने का कौशल है। तो हमसे यह पूछा गया था कि इनके बारे में क्या सही है, तो दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों अलग अलग कौशल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, CALPBICS से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं। देखिए इसमें बोला यह गया है कि जो बच्चा है वो सुन करके याद कर ले रहा है और मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देता है और सुनने और बोलने पर ज़्यादा फोकस करने की बात करता है बच्चा। तो ये क्या है? ये श्रव्य, सब कुछ श्रव्य सुनने वाले ही तो हैं। बाकी के विकल्पों की अगर बात करें तो हमसे पूछा गया था कि वह किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं, तो दृश्यात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि दृश्यात्मक में क्या होता है कि चित्रों के माध्यम से दिखा करके आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में केवल सुनने की बात की जा रही है, तो दृश्यात्मक होगा नहीं। गत्यात्मक में गति की बात की जाती है, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, तो कोई भी गति नहीं बताई जा रही है प्रश्न में। स्थानिक मतलब स्थान विशेष से संबंधित, स्पेशियल की बात की जा रही है, स्पेशियल की, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा श्रव्य। श्रव्य में क्या होता है? बच्चे सुन करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? शब्दों का रचना आप कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई भी शब्द लिखने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर राम लिख रहा हूँ, तो राम आप कैसे लिखते हैं? वर्णों का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि देखिए पहले र आएगा, फिर उसके बाद से आ की मात्रा आएगी, फिर म आएगा, फिर अ की मात्रा आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए म जो होता है वो व्यंजन होता है, और व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, इसीलिए अ जो होता है वो स्वर होता है, तो व्यंजन स्वर के साथ मिलकर के ये पूरा व्यंजन बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। और अगर आप स्वर रहित लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे हलंत देना होगा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें स्वर यानी कि आ नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप आ जोड़ देंगे तब ये पूरा रा बनेगा, और आ नहीं जोड़ेंगे तो केवल ये इस प्रकार से रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो हमसे ये बोला जा रहा है कि शब्द रचना की प्रक्रिया में कौन कौन सा शामिल है। दिया गया है गढ़न यानी कि शब्द निर्माण। शब्द निर्माण, तो जैसे देखिए इन सभी वर्णों को मिलाकर के मैं शब्दों की रचना कर रहा हूं, तो शब्द निर्माण यानी गढ़न तो इसमें शामिल होगा। उद्धृत करना, उद्धृत को बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख दिया है, इसका मतलब होता है उबारना या फिर पृथक किया हुआ। अब जैसे राम शब्द मैं लिखना चाहता हूँ, शब्द का निर्माण करना चाहता हूँ, तो बच्चे डायरेक्टली राम लिखना नहीं सीखते हैं। प्राइमरी में बच्चे कैसे सीखते हैं? पहले बच्चों को वर्ण पढ़ाया जाता है, वर्ण के बाद से मात्रा पढ़ाई जाती है, मात्रा के बाद से बच्चे सबको मिक्स करके भाषा को लिखना सीखते हैं। जैसे कि राम बच्चे को डायरेक्टली नहीं लिखेगा, पहले बच्चे को क ख ग घ और ये सभी वर्ण बताया जाएगा, उसके बाद से पहले बच्चा ऐसे पढ़ता है र पर आ की मात्रा, रा म, इस प्रकार से बच्चा पढ़ता है। तो ये क्या होता है? उद्धृत करना यानी कि उबारना या फिर अलग अलग करना। तो इसी प्रकार से अलग अलग करके बच्चे इस शब्द को पहचानते हैं या फिर शुरुआत में सीखते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। संयोजन का मतलब क्या होता है कि सबको जोड़ करके एक करना। जैसे कि देखिए वर्णों को जोड़ करके यहाँ पर एक किया गया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलाना यानी मिश्रण करना, तो यहाँ पर शब्दों को वर्णों को मिलाया ही तो जा रहा है, वर्णों को मिलाया ही तो जा रहा है शब्द बनाने के लिए, यानी ये भी बात बिल्कुल सही है। चारों विकल्प इसके सही होंगे। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ABCD इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी उत्तर मेरे द्वारा बताया जा रहा है इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में, तो जो ऑफिशियल आंसर की है उसे पूरी तरीके से सर्टिफाइड है, आप आंख बंद करके पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग यानी बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए? तो कौन सा ये सिद्धांत या फिर किस आधार पर यह कहा जाता है? ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि सजेस्टोपीडिया यानी कि परामर्श कोर्स। परामर्श कौन देगा? परामर्शदाता ही देगा। और टीचर और बच्चों में परामर्शदाता कौन होगा? टीचर होगा। तो यहां पर टीचर जब परामर्श देगा तब वो चुप कहां रहा? वो तो बोलने लगा ना, जबकि प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है कि टीचर चुप है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, समग्र भौतिक प्रक्रिया इसे अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कुछ भी टीचर के द्वारा बोला जा रहा है उसको अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर जब टीचर चुप है तो वो बोलेगा ही नहीं, जब बोलेगा नहीं तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होगी नहीं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। समग्र भाषा की बात की जा रही है।
समग्र भाषा यानी भाषा पूरी तरीके से, मतलब होल लैंग्वेज की बात की जा रही है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहां पर जब बोलने की बात आ जाएगी, जो कि भाषा का कौशल होता है, तो उसमें टीचर चुप कहां रहा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मौन विधि में क्या होता है, टीचर चुप रहता है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट के शिफ्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।